जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप तमाम लोगों का इंग्लिश ग्रामर के दुनिया में स्वागत है। आज हम लोग नरेशन की यात्रा करते हैं। वी ट्रैवल टू नरेशन नाउ और टुडे। अब नरेशन होता क्या है, इसको समझना पहले जरूरी है। नरेशन पढ़ने के पहले क्या क्या चीज जरूरी है हमारे लिए, वो भी जानना जरूरी है। यदि नरेशन को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी समस्या के, बिना किसी व्यवधान के, तो सबसे पहले आपको 3 चीज तो पढ़ ही लेना चाहिए नरेशन पढ़ने के पहले। वो 3 कौन कौन से हैं? तो पहले आपको केस की नॉलेज होनी चाहिए। केस, कारक, ये हम पढ़ाए हुए हैं। इसके डिटेल स्टडी के लिए आप मेरे YouTube चैनल इंस्पिरेशन इंग्लिश सेंटर को आप देखिए। केस जरूर पहले आप देख लीजिए, तब उसको फिर पढ़ेंगे। दूसरा चीज पर्सन पढ़ लीजिए। ये भी मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, मेरे चैनल पे आप इसको देख सकते हैं। और तीसरा चीज टेंस भी जरूरी है। टेंस यदि भूलते हैं तो कोई बात नहीं, हम फॉर्म के जरिए इसको कर देंगे, लेकिन 2 चीज तो निश्चित रूप से नरेशन पढ़ने के पहले देख लेंगे। वो केस है और दूसरा पर्सन है। और तीसरा नंबर भी पढ़ लीजिएगा, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। चौथा में हमारा टेंस हो गया। अब हम लोग समझते हैं कि नरेशन क्या होता है। तो नरेशन को हम लोग स्पीच भी कह सकते हैं, हिंदी में इसको कथन कहते हैं। नरेशन को डिफाइन करेंगे, कैसे करेंगे? तो नरेशन इज द मोड ऑफ कन्वेइंग द मैसेज ऑफ वन पर्सन टू द अदर। नरेशन क्या है? एक तरीका है। क्या तरीका है? तो संदेश देने का तरीका है। एक व्यक्ति के संदेश को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का जो तरीका है, उसको हम लोग नरेशन कहेंगे। अब हम लोग किसी के मैसेज को, संदेश को कैसे पहुंचाएंगे? तो 2 तरीकों से उसको हम लोग पहुंचा सकते हैं। We may convey the message in 2 ways. It means narration has 2 kinds. 2 तरीके से हम पहुंचा सकते हैं, इसलिए नरेशन के 2 भेद होंगे। कौन कौन होंगे? तो डायरेक्ट स्पीच और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। अब थोड़ा सा हम लोग सरल भाषा में नरेशन की परिभाषा को समझ लें कि सपोज आपका कोई दोस्त बाजार में मिलता है और वो आपको कहता है कि मेरी मम्मी को बोल देना कि मैं 2 घंटे बाद लौटूंगा। अब उसकी संदेश को उसके मम्मी तक पहुंचाएंगे। तो 2 तरीके से आप उस मैसेज को कह सकते हैं। एक तो बिल्कुल उसी के शब्दों में जब आप कह देंगे तो उसको हम लोग कहेंगे डायरेक्ट स्पीच। Aman said to me, I will return after 2 hours. बिल्कुल उसी के शब्दों में कह देंगे तो क्या हो जाएगा? उसको हम लोग डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। और दूसरा हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। अब उसको क्या है कि विदाउट चेंजिंग द मीनिंग यू विल टेल द सेम थिंग। बिना मीनिंग चेंज किए अपने शब्दों में यदि बोलेंगे तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे। अमन टोल्ड मी दैट ही वुड रिटर्न आफ्टर 2 hours। इसको हम लोग कर सकते हैं। तो 2 तरीके से मैसेज को कन्वे करेंगे, एक ऑरेटर या स्पीकर के शब्दों में। तो बताया था डायरेक्ट स्पीच की। डायरेक्ट स्पीच में क्या लिखे? जब किसी के कहे गए कथन को ऑरेटर या स्पीकर, वक्ता या बोलने वाला, ठीक उसी के शब्दों में कहता हो तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। जैसे देखिए, ही सेड टू मी आई एम इनोसेंट। उसने मुझसे कहा मैं निर्दोष हूं। अब कोई जरूरी कैसे लिखा जाए? हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एम इनोसेंट, ही सेड टू मी। और तीसरे तरीका से हम लोग लिख सकते हैं, ही सेड आई एम इनोसेंट टू मी। तो 3 तरीकों से इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे देखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच को 2 भागों में बांटा जा सकता है। किसमें किसमें बांट सकते हैं? तो रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टिंग क्लॉज भी हम लोग कर सकते हैं। अब क्लॉज क्या होता है? तो क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच हैज वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के अलावा जो सेंटेंस में होगा वो प्रेडिकेट कहलाएगा। उद्देश्य और विधेय हिंदी में कहते हैं। सब्जेक्ट को उद्देश्य कहेंगे, प्रेडिकेट को विधेय कहेंगे। जैसे देखिएगा, ही सेड टू मी, ही सब्जेक्ट हो गया, सेड टू मी प्रेडिकेट हो गया। आई एम इनोसेंट, आई सब्जेक्ट हो गया, एम इनोसेंट प्रेडिकेट हो गया। तो जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों रहेगा वो क्लॉज कहलाएगा।
इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब को आप रिपोर्टिंग क्लॉज भी कर सकते हैं और रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टेड क्लॉज भी आप कर सकते हैं। तो बताया तो दो भाग में बांटते हैं। रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब में हम लोग अंतर कैसे करेंगे, ध्यान रखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब मतलब क्या, द वर्ब व्हिच रिपोर्ट्स इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। जो वर्ब हमें रिपोर्ट करता है, सूचना देता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। और रिपोर्टेड स्पीच द स्पीच ऑफ व्हिच वी गेट द रिपोर्ट। जिस कथन की सूचना हमें दी जाती है उसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। अब रिपोर्टेड स्पीच की विशेषता क्या है कि जहां कहीं भी रहेगा, wherever it is, it will always be in inverted commas। रिपोर्टेड स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में होगा, ये इन्वर्टेड कॉमा कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए आई एम इनोसेंट, ये इन्वर्टेड कॉमा में है, इसको आप क्या कर देंगे, रिपोर्टेड स्पीच कर देंगे। और जो इन्वर्टेड कॉमा में नहीं रहता उसको हम लोग क्या कह देते हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब कह देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को शॉर्ट में आर भी लिख दीजिए, रिपोर्टेड स्पीच को शॉर्ट में आर एस आप लिख सकते हैं। अब यहां पे देखिए रिपोर्टेड स्पीच शुरू में आ गया, जहां भी रहेगा ये इन्वर्टेड कोमा में रहेगा। अब देखिए इन्वर्टेड कोमा में आर एस हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया। ये इन्वर्टेड कोमा में नहीं है तो क्या हो गया, आर भी हो गया। अब यहां पे देखिए ये इन्वर्टेड कोमा में नहीं है तो दो पार्ट में आर भी यहाँ पे फ्रैक्चर्ड है, बटा हुआ है। और रिपोर्टेड स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कोमा में रहता है, ये आर एस हो गया। अब एक सवाल उठता है कि रिपोर्टेड स्पीच आखिर इन्वर्टेड कोमा में क्यों रहता है। Why do we keep reported speech in inverted commas? इन्वर्टेड कोमास में हम लोग क्यों रखते हैं उसको, बिकॉज किसी का वो स्टेटमेंट होता है, कथन होता है, इसको कहते हैं कोट करना। शेक्सपियर सेड, शेक्सपियर की बातों को कोट करते हैं विदाउट हिंडरिंग, विदाउट ऑब्स्ट्रक्टिंग, विदाउट इंटरप्टिंग, बिना कोई छेड़छाड़ के किसी के कहे गए कथन को उसी के शब्दों में जब रखते हैं उसको इन्वर्टेड कोमा में रखा जाता है, उसको कहते हैं कोट करना। तो जैसे इन्वर्टेड कोमा में हम रखते हैं तो समझ में आ जाता है कि ये किसी का कहा हुआ कथन है और इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। उम्मीद करते हैं आप यहां तक समझ गए होंगे। अब इसके हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ेंगे तो हम लोग फिर इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। फिर इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। अब आप लोग देखेंगे हम लोग डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, पहला चीज देखो। उसके पहले देखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, जब किसी के कहे गए कथन को ऑरेटर या स्पीकर ठीक उसी के शब्दों में न कहकर अर्थ में बिना कोई परिवर्तन लाए अपने शब्दों में कहता हो तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। अब डायरेक्ट स्पीच में जो हम लोगों ने लिखा था, ही सेड टू मी आई एम इनोसेंट, या आई एम इनोसेंट ही सेड टू मी, या ही सेड आई एम इनोसेंट टू मी, तो तीनों का जो इनडायरेक्ट करें, जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको रिपोर्टिंग वर्ब से ही शुरू करना है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, जस्ट बता चुके हैं आपको। तो तीनों का जो इनडायरेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट ही वाज इनोसेंट। आप देखिए हम लोग यहाँ पे इज को एम को वाज में कर दिए, क्यों करते हैं, तो जब वो व्यक्ति कहा उसमें प्रेजेंट था, लेकिन जब उसकी बात को हम किसी तक पहुंचा रहे हैं तो पास्ट की बात को हम लोग पहुंचा रहे होते हैं, इसीलिए क्या होता है कि टेंस चेंज होता है। तो खैर टेंस चेंज में डिटेल से चर्चा करेंगे क्योंकि ये जरूरी भी है। अब देखिए आकर 3 मेजर चेंजेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में 3 प्रमुख परिवर्तन, ये 3 चेंज आप समझ जाते हैं तो नरेशन समझ जाते हैं। ये 3 चेंज समझने में आपको दिक्कत होती है तो नरेशन समझने में भी आपको दिक्कत आएगी, ये ध्यान रखना है। तो 3 मेजर चेंज या इंपॉर्टेंट चेंजेस कौन कौन से हैं, तो पहला है टेंस चेंज। किसमें टेंस चेंज करना है, यहां पे देखिए हम आगे लिखे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब को शॉर्ट में आप क्या करेंगे, आर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आर भी रिपोर्टिंग वर्ब ध्यान रखेंगे। पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में मतलब से का पास्ट सेड, टेल का पास्ट टोल्ड, आस्क का आस्क्ड, इंक्वायर का इंक्वायर्ड, जो भी रहेगा मतलब V2 रहेगा पास्ट टेंस में, ध्यान रखना है। यदि वो पास्ट टेंस में रहेगा तभी आरएस के टेंस में परिवर्तन होगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो जाए या फ्यूचर में हो जाए
तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना है। तो कैसे चेंज करेंगे, बताया था कि टेंस भी आपको पढ़ना है, लेकिन ये भी बताया गया था कि टेंस में दिक्कत है तो हम वर्ब के फॉर्म के जरिए समझ सकते हैं। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होगा रिपोर्टेड स्पीच में, ध्यान रखिए रिपोर्टेड स्पीच कहां पे रहता है, जो इन्वर्टेड कॉमा में होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस दिया हुआ मतलब V1 या V5 दिया हुआ है, उसको पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे, मतलब V2 में बदल देंगे। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसको इम्परफेक्ट भी कंटिन्यूअस कहते हैं और प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, इज एम आर प्लस V4 होता है, तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे, मतलब वाज वर प्लस V4 में आपको बदल देना है। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, टेंस पढ़ा हुआ है तो हैज हैव होता है प्लस V3 होता है, तो उसको पास्ट परफेक्ट मतलब हैज हैव को हैड में बदल देंगे, V3 रहेगा ही। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब हैज बीन, हैव बीन और V4 रहेगा, तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलना है, मतलब हैड करना है, बीन करना है और V4 करना है। अब पास्ट इंडेफिनिट रहेगा मतलब V2 रहेगा, तो पास्ट परफेक्ट कर देना है, मतलब V2 रहेगा तो हैड प्लस V3 में बदल देना है। पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा, वाज वर प्लस V4 रहेगा, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब वाज वर प्लस V4 को आप हैड प्लस बीन प्लस V4 में बदल देंगे। अब आगे देखिए विल को वुड में, शैल को शुड और वुड दोनों में होता है, क्योंकि हम लोग ये सब्जेक्ट के अनुसार उसको चेंज कर देते हैं। कैन को कुड में, मे को माइट में, इज एम को वाज में, आर को वर में, हैज एम को हैड में। और ये ध्यान रखना है कि नो चेंज इन पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट के टेंस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज नहीं होता है, ठीक है। और क्या क्या हम चेंज नहीं करेंगे, जैसे शुड को चेंज कहां से करेंगे, नहीं कर सकते, कुड को नहीं कर सकते, माइट को नहीं कर सकते, ऑट को नहीं कर सकते, यूज्ड को नहीं कर सकते, ये सब चेंज सामान्य तौर पे नहीं होता है। अब हम लोग देखिए टेंस चेंज को, जहां पे दिक्कत हमें होगी हम लोग एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, ताकि टेंस चेंज में हमको दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसमें चेंज यदि आपको आता है तो फिर बुझिए कि आपको चेंज दिक्कत आते रहेगा नरेशन में। आप देखेंगे टेंस चेंज समझना, केवल एक ही चेंज आपको यहाँ पे समझना है, ध्यान रखना है। क्या समझना, तो टेंस चेंज समझना है। अब शी सेड टू मी आई एम गोइंग देयर। अब शी सेड टू मी क्या हो गया, ये इन्वर्टेड कॉमा में नहीं है तो ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कॉमा दिया हुआ आई एम गोइंग देयर ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। अब केवल एक चीज हमको समझना है, वो है टेंस चेंज। शी टोल्ड मी दैट शी। अब देखिए एम को, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज ए मार्क प्लस V4 होता है, उसको पास्ट कंटिन्यूअस बदलना है, मतलब वाज कर दिए और V4 कर दिए। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, और दूसरा देख सकते हैं यहाँ पे देखिए इज और एम को हम लोग वाज में बदले, तो यहाँ पे एम दिया हुआ तो किस में बदल देंगे, तो वाज में बदल देंगे। टेंस समझ रहे होंगे। अब दूसरा चेंज हम लोग देखते हैं, वो चेंज कौन सा चेंज है, तो दूसरा चेंज सेकेंड चेंज जो हम लोग देखेंगे वो हो गया पर्सन चेंज। दूसरा चेंज में हम लोग पर्सन चेंज पढ़ रहे हैं, पर्सन चेंज इन RS। अभी सारा चेंज हम लोग रिपोर्टेड स्पीच का RS का ही पढ़ेंगे। अब देखेंगे, आपको बता रहे थे कि पर्सन चेंज समझना है, तो पर्सन चेंज कैसे समझेंगे। पर्सन तीन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये हम पढ़ाए हुए हैं हमारे चैनल में जाकर के, आप एक बार देख सकते हैं यदि पर्सन में प्रॉब्लम हो तो 1 2 3 मतलब हो गया 1 मीन्स फर्स्ट पर्सन, 2 मीन्स सेकंड पर्सन, 3 मतलब हो गया थर्ड पर्सन। और यहाँ पे SON जो दिया हुआ है, S मतलब सब्जेक्ट मतलब कर्ता, O मतलब ऑब्जेक्ट कर्म, N मतलब नन या नो चेंज मतलब कोई परिवर्तन नहीं। अब यहाँ पे लिख दिया हुआ है 1 मीन्स फर्स्ट पर्सन, S मीन्स सब्जेक्ट, RS का फर्स्ट पर्सन, I और V फर्स्ट पर्सन होता है, उसका केस जो है जैसे चेंज होता है केस देखिए मेरा, तो RV के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। अब देखेंगे इसको, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। He said to me, अब he said to me क्या हो गया, ये RV हो गया, बताया गया था जो इन्वर्टेड कोमा में नहीं रहेगा वो RV कहलाएगा, और जो इन्वर्टेड कोमा में रहेगा उसको लोग क्या कहेंगे, RS कहेंगे।
तो अभी अब यहाँ पे दो चेंज समझना, एक टेन चेंज जो कि हम लोग पहले समझा चुके हैं और दूसरा पर्सन चेंज समझना, तीसरा चेंज नहीं समझना, तीसरा फिर हम लोग बाद में समझेंगे। तो ही टोल्ड मी दैट, अब फर्स्ट पर्सन आई फर्स्ट पर्सन होता है, किसके अनुसार बदलता है? तो आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार। ये आरवी है, इसका सब्जेक्ट क्या है? ही है, तो यहाँ पे ही आ गया। सी रहता सी हो जाता, जो रहता वही होता है, यहाँ ध्यान रखना है। अब टेन चेंज है को हैड बदल दिए, यहाँ पे बाद बाकी वही हो गया। टू मीन सेकेंड पर्सन होता है और ओ मीन्स ऑब्जेक्ट कर्म होता है। तो आर एस का सेकेंड पर्सन मतलब जो यू रहेगा वो किसके अनुसार बदलेगा? आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब ये पार्ट हो गया आर एस हो गया, सॉरी आरवी हो गया जो इन्वर्टेड कॉमा में नहीं है, और ये इन्वर्टेड कॉमा में तो क्या हो जाएगा? ये आर एस हो जाएगा। तो दे टोल्ड मी दैट, अब ये सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ पे मी है, दे सब्जेक्ट हो गया, सेड वर्ब हो गया, टू उसके साथ ऐसे प्रीपोजिशन लगा हुआ है, और यहाँ पे मी हो गया। तो यहां जब चेंज करेंगे, दे टोल्ड मी सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार मी है, तो जिस केस में ये है उसी केस में आना पड़ेगा, मी का आई हो गया यहाँ पे। और थ्री मीन्स हो गया थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन अगेन मीन्स नन या नो चेंज। आर एस के थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ही सी इट दे कोई नाम वगैरह थर्ड पर्सन होता है। तो ही सेड टू मी शी इज ब्यूटीफुल, अब सेड टू मी को टोल्ड में कर दिया, ही टोल्ड मी दैट शी थर्ड पर्सन में है, तो देखिए कोई चेंज नहीं हुआ, सी रह गया। अब इसको तो आगे बदलना और ब्यूटीफुल। इस प्रकार से क्या हो गया? आपका पर्सन चेंज हो गया। अब तीसरा चेंज जो हम लोग देखेंगे वो वर्ड चेंज होगा। ये सारा चेंज जो अभी हम लोग देख रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच में देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज, इसके बाद हम लोग रूल पढ़ने लगेंगे तब देखेंगे। तो तीसरा चेंज आप देखिए क्या चीज देखेंगे? तो वर्ड चेंज इन आरएस। अब देखिए तीसरा चेंज जो आपको बता रहे थे, तो तीसरा चेंज बता रहे थे कि वर्ड चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच। वर्ड चेंज कैसे होगा? तो दिस को दैट को बदलना है, दिस दोस, नाउ देन, एगो बिफोर, टुडे दैट डे, टुनाइट दैट नाइट, टुमारो द नेक्स्ट डे, या द फॉलोइंग डे में भी बदल सकते हैं, यस्टरडे द प्रीवियस डे, या फिर द डे बिफोर में भी बदल सकते हैं। उसके बाद है आपका ये द डे बिफोर यस्टरडे को 2 डेज बिफोर कर देंगे, द डे आफ्टर टुमारो को इन 2 डेज टाइम करेंगे, फिर हियर को देयर में, हिंस को दिस में, नेक्स्ट को फॉलोइंग में, 10 को सो में, और लास्ट को प्रीवियस में बदलना है आपको। अब एग्जांपल देख लेते हैं हम। He said to me, I am going there tomorrow. अब तीनों चेंज देखेंगे। He told me that फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट सी था तो सी हो गया। उसके बाद टेंस चेंज करना, एम को वाज में बदलते हैं, गोइंग देयर, और टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदल दिए। अब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने के लिए सीखेंगे। इसको सीखने के पहले जो 3 चेंज आपको बताया है, ये तीनों चेंज आप अच्छा से देख लीजिएगा, लेकिन एक आपको इसमें देख लीजिए कैसे चेंज करेंगे। पहला मोड है इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ असर्टिव सेंटेंस। अब समस्या है असर्टिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे? तो असर्टिव सेंटेंस में क्या होगा पहचानने के लिए कि आरएस बिगिंस विद सब्जेक्ट। रिपोर्टेड स्पीच जो रहेगा वो सब्जेक्ट से शुरू होगा, तो समझ जाइए सेंटेंस ये असर्टिव है, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस रहेगा, एग्जांपल दिया गया, ही सेड टू हर आई लव यू। तो असर्टिव सेंटेंस में देखो क्या है, ही सेड टू को हम लोग टोल्ड में बदल देते हैं। यहां पे हर था तो हर ही हो जाएगा, तो ही टोल्ड हर दैट। अब देखिए फर्स्ट पर्सन, आरएस का फर्स्ट पर्सन आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार, ही के अनुसार तो ही हो गया, V1 यहाँ पे है तो V2 बदलते हैं, लव्ड हो गया, और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे हर है तो हर हो गया। रूल देख लेंगे, सेड टू को आप टोल्ड में बदल दीजिएगा, कोमा के बदले दैट देना है, फिर सब्जेक्ट नियम के अनुसार देना है, फिर वर्ब देना है, फिर ऑब्जेक्ट देना और फिर अदर्स देना है। इस प्रकार से हम लोग चेंज पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। ये आपका नरेशन का फर्स्ट पार्ट है। शायद 2 लेक्चर, एक तो मिनिमम होगा, मैक्सिमम 2 लेक्चर हो सकता है नरेशन का। तो इसको समझने के बाद आप इसका पार्ट 2 या लेक्चर 2 और लेक्चर 3 देखिएगा। उसमें यूनिक जो होता है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में लगभग आता ही है, उसको दिया जाएगा। ये आपका झारखंड बोर्ड के लिए 10th के लिए इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड के लिए भी
10th और 12 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, और दूसरे सारे किस किस बोर्ड में आते हैं उसके भी स्टूडेंट्स इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपका सपोर्ट इसी प्रकार से जारी रहेगा इस चैनल के लिए। प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और अधिक से अधिक लाइक भी करने की कोशिश करें। थैंक यू।